हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये वैकेंसी है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, जहां पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जैसे आप सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपको एक रैंक मिलता है, डीएसपी का रैंक मिलता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक मिलता है, जिसको हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप बनते हैं ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, राइट। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है बिकॉज ग्रेजुएट कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। साथ ही साथ इसमें लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है, जैसे आप जीके पढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वही आपको प्रिपरेशन इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए और इस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए हेल्प करेगी, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें पूरा हम लोग डिटेल चेक करने वाले हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है और इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट्स क्या है, इसके प्रमोशन कैसे कैसे होती है, कौन से रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। आप डीआईजी बन सकते हैं, आप आईजी बन सकते हैं, या फिर एडीजी बन सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। और इसमें जो पूरा का पूरा यूपीएससी का प्रोसेस है, वो पूरा यूपीएससी का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा और इसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे वो भी मैं एंड में आखिर में ज़रूर बताऊंगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। इसमें सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको प्रोसेस का पूरा एक बता देता हूं, मेथड क्या है। सबसे पहले एक स्टेज आती है, स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास 2 पेपर आते हैं, एक दिन का एग्जाम होता है, 2 पेपर आते हैं और 2 पेपर आपको दे के जो है आपका रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिजिकल और मेडिकल काफ़ी टफ लेवल का होगा, क्योंकि फौज की है तो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन बहुत लीनियंट यहां पे फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैंने खुद ये एग्जाम जो है 2 बार निकाला है, तो मैंने दोनों बार यहां पे फिजिकल मेडिकल दिया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। आप पहले रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, राइट। बाद में जाके अपना फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में टेंशन लीजिएगा, प्रोवाइडेड कि कोई बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी या बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो जब तक आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर है फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, तो तब तक आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनली जब आप यहां से क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी इंटरव्यू। सो यूपीएससी इंटरव्यू लेती है आपकी, और यूपीएससी के पैनल के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है इंडिया के बैठे होते हैं, और वो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, राइट। और फाइनली जब आपने ये स्टेज को क्रॉस कर लिया, आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के अंदर जिस बच्चे का नाम आता है वो अल्टीमेटली उसको इस तरीके से ये ड्रेस मिलती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है टू मेक श्योर कि आपके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट जवान्स हैं, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के जितने भी लोग आपके अंडर हैं, आप उनकी रक्षा करें, आप उनके लिए लायबल है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो आप इन लोगों को कमांड करते हैं, राइट। तो चलिए, ये आपको तीनों स्टेजेस समझ आ चुकी हैं। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा जिस बच्चे ने वो स्टेज का महत्व समझ लिया, तो उसका सिलेक्शन होना तय है, और वो स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, रिटन एग्जाम में जिस बच्चे ने, जो मैं मार्क्स आपको आगे बताऊंगा, उतने स्कोर कर लिए, तो आप ज़रूर अड्डा के साथ जुड़िएगा। आगे का प्रोसेस जो है हम टेक केयर रख लेंगे, हम लोग पूरा आपको गाइड करेंगे। इनफैक्ट रिटन के लिए भी गाइड करेंगे, बट रिटन इज द गेम चेंजर, राइट। तो रिटन में अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया तो मान लो कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं आगे का प्रोसेस, बट आगे के प्रोसेस से जानने से पहले हमारा एक चैनल है डिफेंस अड्डा 24/7, है ना। वहां पे राजन आस्था, ही इज यंग ऑफिसर फ्रॉम द सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट है। इनका हमने इंटरेक्शन लिया था, आप जरूर इनकी बातों को सुनिएगा, और क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग करते हैं वो आप जरूर सुनिएगा। इफ यू वांट कि डायरेक्ट आपको इनसाइट चाहिए, ये फोर्सेस कैसे काम करती हैं और असिस्टेंट कमांडेंट कैसे काम करता है, राइट। इसके अलावा संतोष चंद्रा भी है, ही इज ऑल्सो अ यंग असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम द एसएसबी। इनका भी आप इंटरेक्शन देख सकते हैं हमारे डिफेंस अड्डा पे। और इसके अलावा
ही इज चिराग गर्ग, जो ऑल इंडिया रैंक 1 रहे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के 2017 के। इन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से गाइडेंस दी है डिफेंस अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे ही, आप जरूर इनको भी सुन सकते हैं, राइट, टू गेट द रियल इनसाइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, है ना। CAPF क्या रहती है, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है। यहां पे अगर हम लोग चेक करते हैं कि CAPF क्या है, तो CAPF में सिंपल कुछ फोर्सेस जो हैं वो आती हैं, जैसे कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट, CISF, CRPF, ITBP, NSG एंड SSB, राइट। इसमें से ज़्यादातर फोर्सेस जो है, हम जैसे सभी जो अवेयर सिटीजन है उन्होंने ज़्यादातर हर फोर्सेस के नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, राइट। आपने इन फोर्सेस को देखा भी होगा कि कैसे ये काम करती हैं, राइट। अब देखिए जो UPSC है, अब ये जो एग्जामिनेशन होता है CAPF का, ये UPSC कंडक्ट करती है। तो UPSC जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, ये साल में सिर्फ एक बार होता है और ये होता है अगस्त महीने के अंदर, ठीक है। तो UPSC कंडक्ट जो करती है CAPF AC का एग्जाम, वो सारी फोर्सेस के लिए नहीं करती है, वो करती है BSF के लिए, वो CISF के लिए करती है, CRPF के लिए, ITBP एंड SSB। सो ये जो 5 फोर्सेस है, ये 5 फोर्सेस के लिए UPSC CAPF AC का एग्जाम कंडक्ट करती है। डन, ठीक है। इन 5 फोर्सेस में अगर आप इस एग्जाम के द्वारा बन जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, सो यू विल बी हैविंग दैट प्रेफरेंस, या आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस फोर्स के अंदर सर्विस देनी है, राइट। तो क्लियर हो गया। तो ये होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, इनका एक और मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। ये वो फोर्सेस होती हैं जो स्टेट पुलिस होती हैं, स्टेट पुलिस उनके साथ पूरा प्रॉपर तालमेल बैठाती है, राइट, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ तालमेल बैठाती है। तो मतलब ये बीच का काम करती है ना। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ भी काम करती है, ये स्टेट पुलिस के साथ भी काम करती है। तो दैट मीन्स इफ यू बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट इन वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, you will have liaison, या you will have link with the state police officials also, as well as the army, navy, air force के officials के साथ भी, और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके ऑफिशियल्स के साथ भी आपका अच्छा खासा तालमेल रहता है, राइट। अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ, देखिए ये UPSC कंडक्ट करती है प्रोसेस को, तो आपको पता है कि UPSC एक साल पहले ही आपको बता देगी कि ये पूरा प्रोसेस कब हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। सो बच्चों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 26 अप्रैल है, राइट। अभी तक भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इट इज वेरी मच क्लियर कि 26 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। डन। तो आप बोलेंगे सर ये वीडियो आप अभी क्यों बना रहे हैं, राइट। क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए, नंबर 1, और इस अवेयरनेस के साथ साथ आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि इस एग्जाम की ये रियलिटी, ये सच्चाई बहुत क्लियर है कि जो बच्चा इस नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करता है, शुरुआत कर देता है, उसी बच्चे का अल्टीमेट सिलेक्शन होता है। बिकॉज दिस पोजीशन, या ये जो CAPF का एग्जाम है, इट इज ऑफ गुड लेवल एग्जाम। तो यहां पे 1-2 महीने की तैयारी करके कुछ नहीं होगा। यहां पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दिस इज द राइट टाइम, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं कि यही राइट टाइम है टू इनिशिएट एंड टू मेक श्योर कि आप स्टडी टेबल के सामने एक और अपना टारगेट बना ले, दैट इज CAPF AC, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू इनिशिएट योर प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। डन। उसके बाद जो एग्जाम डेट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 6 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। 6 अगस्त को आपका एग्जाम होगा और इसका नोटिफिकेशन आपको 26 अप्रैल को होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। सो यू हैव वेरी लेस टाइम। अगर मैं बताऊं तो 6 महीने मोटे तौर पे आपके पास हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। 6 महीने बहुत डिसेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। चलिए नाउ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आपकी एज कहां से कहां तक होनी चाहिए, 20 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर आप 20 से 25 साल है, वेरी गुड, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यू जस्ट नीड ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास 60% है, 50% है, 53%, डज नॉट मैटर। यू जस्ट नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड 20 से 25 साल की उम्र,
नाउ ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तो है नहीं जहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, यहां पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं। देखिए जितने भी बच्चे जो एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उनको मिलता है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का। दैट मीन्स 25 साल प्लस 5 साल, मतलब कोई भी बच्चा जो 30 साल की उम्र का है या उससे कम का है वो एलिजिबल है, जो कि एससी एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, ही इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन। डन। और कोई भी बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो वो 3 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। दैट मीन्स 25 प्लस 3 28 साल तक वो बच्चा जो है अपेयर कर सकता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ओवर एज हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए, तो कोई बात नहीं, यहां पे आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते, गुड टू गो विद दिस, है ना। अब यहां पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोजीशन। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो आप ये सोचेंगे कि ये फोर्सेस हैं, यहां पे तो भागना दौड़ना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल होगी, है ना, ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होती है, बट आई एम टेलिंग यू दिस रियल थिंग कि वो हर जगह ही आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई ऑपरेशन करना है, आपको गोलियां चलानी है, आपको टेररिस्ट को मारना है, ऐसा कोई काम ये फोर्सेस नहीं करती, प्रोवाइडेड, और ये फोर्स करती भी होगी तो आप खुद वॉलंटियर करेंगे। आपको पूछा जाएगा कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप हेडक्वार्टर में रहना चाहते हैं, आप हेडक्वार्टर में ही रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और यह इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन हो चुका है, राइट। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सिंपल एग्जाम पैटर्न है। देखिए 2 पेपर आपको एक दिन देने पड़ेंगे। 6 अगस्त को आपका एग्जाम है। आपका पेपर 1 होगा जिसको कहते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और जो दूसरा पेपर होगा वो जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, विच इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। डन। अब देखिए जो पहला पेपर होगा वो 250 नंबर का आएगा, दूसरा पेपर 200 नंबर का आएगा। ये जो 250 नंबर है इसमें आपके पास 125 एमसीक्यूज आएंगे, 125 एमसीक्यूज आएंगे। दैट मीन्स हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। डन। ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद जो पेपर में क्वालिफाई करेगा फिजिकल मेडिकल देगा, फिजिकल मेडिकल के बाद इंटरव्यू देगा और मेरिट लिस्ट में उसका मेरिट लिस्ट फिर निकलेगी। डन। चलिए अब इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। तो इसमें आप याद रखिए कि आपका सबसे पहले छोटा सा एक मेडिकल होता है जहां पे आपका हाइट, वेट, चेस्ट सब चेक किया जाता है। अगर आपकी आईज का प्रॉब्लम है तो आईज में -4 +4 जो है वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आईज का ये है। नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है नेज़ल जो डेविएटेड सेप्टम होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं जो आजकल की जनरेशन में देखी जाती है। बट आप टेंशन ना लीजिएगा, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तब तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मत करो। अदरवाइज अगर छोटी मोटी चलने वाली है तो आप अप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। इसके अलावा आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड जो फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं वो क्या होता है। 100 मीटर रेस होती है, 800 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट होता है। 100 मीटर रेस का 16 सेकेंड होता है, फीमेल के लिए 18 सेकेंड होता है। 800 मीटर रेस में 3 मिनट 45 सेकेंड की रेस होती है और यहाँ पे 4 मिनट 45 सेकेंड की रेस होती है। लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर का होता है, यहाँ पे लॉन्ग जंप फीमेल्स के लिए 3 मीटर का होता है और शॉर्ट पुट यहाँ पे मेल्स के लिए 4.5 मीटर्स का होता है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे सर नहीं दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, यू जस्ट नीड 25 to 30 days ऑफ प्रैक्टिस टू प्रिपेयर ऑल दीज टास्क, राइट। क्योंकि ये मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं भी थोड़ा हैवी वेट था, मैंने भी 20-25 दिन के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे फिजिकल अपने आप को तोड़ा और फिर मैंने इस सिलेक्शन को इस प्रोसेस को कंप्लीट किया था। डन। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं यूपीएससी इंटरव्यू का। देखिए दिस इज नॉट द इंटरव्यू, इट इज बेसिकली द पर्सनालिटी टेस्ट जो यूपीएससी कहती है। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इस तरीके से आप अंदर जाते हैं और इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 150 मार्क्स का होता है। So I got the second highest marks in this personality test. मेरे को 110 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 150 मार्क्स, और जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 116 मार्क्स थे। उस टाइम पे एक लड़की थी, उनके मार्क्स 116 आए थे। डन।
तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर एक्सेल कर सकते हैं। लेवल अच्छा होता है यूपीएससी इंटरव्यूज का, आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप ट्रूली पैशनेट हैं, ट्रूली जाना चाहते हैं फौज के अंदर, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इंटरव्यू के अंदर भी। डन। तो ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के प्रोसेस इस तरीके से होती है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने सब्जेक्ट्स की जो आपके पेपर 1 में आएंगे। ठीक है, पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। देखिए पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। 125 एमसीक्यूज आएंगे, 2 नंबर का एक एमसीक्यू होगा, 250 नंबर आपके सामने होंगे। अब इन 250 नंबर्स में आपको टारगेट क्या करना है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी बच्चों की, इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो आपको रिटन के अंदर हिट करना पड़ेगा, रिटन के अंदर बहुत कमाल का स्कोर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही टारगेट बता देता हूं कितना आपको स्कोर करना है। ये जो 250 मार्क्स है, इसमें से आप 150 अगर मार्क्स लेकर आते हैं, इफ यू आर स्कोरिंग 150 प्लस मार्क्स इन पेपर 1, वेरी वेरी डिसेंट इनफ मार्क्स टू मेक श्योर कि आप जो है वो बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। 150 मार्क्स इज अ वेरी गुड मार्क्स। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स होते हैं, हाईएस्ट आज तक जो मार्क्स गए हैं वो 123 मार्क्स गए हैं। 123 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स गए हैं। और अगर मैं SC ST की बात करूं तो उनके 110 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं आज तक। सो यू सी कि यहाँ पे 100 मतलब इन द सेंस कि आपको देखने को मिल रहा है 50% भी यहाँ पे बच्चों का स्कोर नहीं है ना, कट ऑफ नहीं गई है। हाईएस्ट भी कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं गई है। डन। तो बट फिर भी आपको ये याद रखना है कि हमें ज्यादा स्कोर करना है पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर सब्जेक्ट्स क्या आएंगे। पेपर 1 इज मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 25 सवाल वेरी करते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग विच इज ऑफ लो लेवल। लो लेवल मतलब इतना टफ लेवल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी है, 20 सवाल मोटे तौर पे पूछे जाते हैं। आपके पास हिस्ट्री, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें से लगभग कितने सवाल पूछे जाएंगे। 15 से 25 सवाल पूछे जा सकते हैं, 15 से 25 सवाल वेरी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास करंट अफेयर आते हैं, कभी 25 आते हैं, कभी 30 आते हैं, कभी 35 आते हैं, कभी 22 आते हैं, है ना। फिर उसके बाद इकोनॉमी है, 5 से 10 सवाल बीच में पूछे जाते हैं। पॉलिटी है, 11 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 20 भी पूछे जा सकते हैं। वेरी करता रहता है यूपीएससी, इसमें वेरी करता रहेगा सब्जेक्ट्स में, बट सब्जेक्ट्स यही आएंगे। डन। उसके बाद आपके पास साइंस आती है। साइंस के 28 से 35 सवाल पूछे जाते हैं, 28 से 35 सवाल पूछे जाते हैं, और अल्टीमेटली ये बन जाता है आपका 125 सवालों का पूरा ये सब्जेक्ट्स आते हैं। डन। मैंने आपको टारगेट बता दिया, 150 प्लस मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कट ऑफ कभी भी 50% से ज़्यादा तो जाती ही नहीं है, ना आज तक गई है ना आगे जाएगी। जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको सब्जेक्टिव होगा। सिलेबस ये है कि आपके सामने पेपर 2 का सिलेबस ये है, दैट इज 4 ऐसे आएंगे, 4 ऐसे आएंगे। वैसे 6 ऐसे आपके पास आते हैं, उसमें से आपको 4 ऐसे करने होते हैं। ठीक है, 4 एसेज आपको करने हैं। आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं, 2 के 2 ही करने पड़ते हैं। 2 रिपोर्ट राइटिंग आती है, 1 प्रेसे राइटिंग आती है, 1 कॉम्प्रिहेंशन आता है, और ग्रामर पोर्शन आता है। तो ये सारा जो है वो पेपर 2 का आपका वो है, मतलब कितना पेपर 2 का आपका जो है कंटेंट है, या पेपर 2 के कंपोनेंट्स है। ये 200 मार्क्स का पेपर जो आपके पास आएगा, इस 200 मार्क्स में अगर इफ यू आर स्कोरिंग 100 प्लस मार्क्स, दैट मीन्स बहुत ही शानदार स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 90 बच्चे जो मार्क्स हैं वो स्कोर करते हैं, 90 करते हैं, 85 स्कोर करते हैं, राइट। अगर आप 100 कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाता है। डन। क्लियर हो चुका है। तो दिस इज अबाउट द पेपर 2। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पेपर 2 की बात हो गई, पेपर 1 की बात हो गई। मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 में यू शुड स्कोर एटलीस्ट 150 प्लस मार्क्स, राइट। और पेपर 2 के अंदर यू शुड स्कोर एटलीस्ट 100 प्लस मार्क्स। डन। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनिशियल फेज के अंदर कि आप मेरिट लिस्ट में आगे आ जाएंगे। डन। अब बात करते हैं कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो आपको कौन सा रैंक मिलता है। यू गेट दिस रैंक, असिस्टेंट कमांडेंट का ये रैंक मिलता है, विच इज़ अ गेजेटेड ऑफिसर रैंक। 3 स्टार आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद आप डेप्यूटी कमांडेंट बनते हैं, 2IC बनते हैं और कमांडेंट बनते हैं। उसके बाद आप जो है DIG बनते हैं, IG बनते हैं और ADG भी बन सकते हैं। नाउ
द पॉइंट इज जो बच्चा 20 से 22, 23, 24 साल की उम्र में बन जाता है, ठीक है, जो बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट 21, 22, 23, 24 में बनता है, उसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो आईजी रैंक तक प्रमोट हो सकता है, आईजी रैंक तक वो सर्विस दे सकता है। डन हो गया, ठीक है। और आईजी रैंक मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि आईजी रैंक पुलिस का रैंक होता है और आईजी कितनी बड़ी पावर होती है, यू ऑल नो। तो बगैर सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किए हुए, आईपीएस रैंक कार्डर मिले हुए, आप आईजी रैंक तक पहुंच सकते हैं थ्रू दीज सर्विसेज। डन, चलिए आगे चलते हैं। आगे यूपीएससी की सीएपीएफ की कट ऑफ्स की बात करूं तो कट ऑफ मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि पेपर 1 जो है उसमें कभी भी 123 नंबर से ज़्यादा आपका कट ऑफ गया ही नहीं है, ठीक है। तो आपने बट आपका टारगेट कितना है, 150 मार्क्स तो होना चाहिए, ठीक है। और पेपर 2 की बात करें तो बच्चों कट ऑफ पेपर 2 की कितनी होती है मैं बता देता हूँ, यूल बी शॉक्ड, 50 मार्क्स होते हैं। तो मान लीजिए आपने 50 नंबर से ज़्यादा पेपर 2 में स्कोर कर लिया, मतलब पेपर 2 आपका पार है। बस आपको ये याद रखना है कि जब पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ मिलेगी साथ में, तब आपको उस कट ऑफ से ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको जो है रिटन के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक है। वैसे इसका 50 नंबर ही कट ऑफ है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे वंस यू बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट यू गेट द बेसिक सैलरी दैट इज 56,100 रुपीज़। 56,100 रुपीज़ आपको सैलरी मिलती है। बट ये जो सैलरी होती है स्टूडेंट्स, ये जो सैलरी होती है, ये सैलरी बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक सैलरी है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं। और एक तो मेरा दोस्त था, उसको उसका सिलेक्शन हुआ बीएसएफ में, और जब उसको ट्रेनिंग उसने की तो 56,100 रुपीज़ ही मिल रही थी। लेकिन जब वो फील्ड पोस्टिंग में गया तो उसको उसकी सैलरी बढ़ के 93,000 हो गई, तो उसको 93,000 इन हैंड मिल रही थी। तो बहुत सारे अलाउंसेस ऐड ऑन हो जाते हैं, फिर ये बेसिक सैलरी उठते उठते आपको बहुत अच्छा सैलरी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। डन हो गया, चलिए। सो अलाउंसेस में आपको ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, और ये तो चलो एक सेकेंडरी चीज़ होती है। मेन चीज़ तो ये होती है कि आपके पास जो है एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, आपके पास अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व योर नेशन, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर आप ये बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ मैं आपको एक सिंपल ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी, सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिफेंस अड्डा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखते रहिएगा। वहाँ पे मेरी और बाकी टीचर्स की वीडियोज़ आती रहती है सीएपीएफ की, वो देखते रहिए। और एनसीईआरटीज़ के ऊपर कमांड कीजिए, एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर्स के ऊपर, ये 2 सोर्सेज हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने सीएपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इफ़ यू वांट कि आज से मैं तैयार करना चाहता हूँ, मुझे जो है एक कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए कि हाँ चलो मुझे कोई बताता रहे, कोई क्लासेस होती रहे, तो मैं उससे क्या करूँगा, 6 महीने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन और टेस्ट सीरीज देके अपने आप को पूरा 6 अगस्त के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तो फॉर दैट थिंग वी हैव स्टार्टेड आवर कोर्स। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 1500-1800 रुपया कोर्स का प्राइस है। तो आपने करना क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। अड्डा 247 की वेबसाइट में जाइएगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज आपने सर्च करना है, ऑल कोर्सेज गए, यहाँ पे डिफेंस में जाना है। डन, डिफेंस में गए, डिफेंस में जाने के बाद आपके सामने है सीएपीएफ एसी का एग्जाम। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज द ऑफिशियल कोर्स जो आप ले सकते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है, सबसे मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका 27 जनवरी को शुरू हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा कुछ लाइव जाएगा, सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड सुन लीजिए, पीडीएफ सब कुछ, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस कोर्स, राइट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अब इस कोर्स का प्राइस जो है वो 8,000 है। लेट मी टेल यू, मैं आपको ये कह रहा था कि 1500-1800 रुपये का मिलेगा। तो आपने क्या करना है, Y588 रेफरल कोड लगाना है, कूपन कोड लगाना है, ठीक है। जैसे आपने कूपन कोड लगा लिया Y588, ये सारा का सारा जो कोर्स है ये आपको मात्र 1800 रुपये में मिल जाएगा अगर आप Y588 रेफरल कोड या कूपन कोड लगाएंगे, ठीक है। आप
इसको लगाइए, इसको एनरोल कीजिए और डायरेक्टली फिर हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, आपने कनेक्ट कैसे होना है, हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे आराम से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बना के ही आप हमारा पेपर 2 का जो है पूरा टेस्ट सीरीज लिख के हमें भेजेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसी तरीके से होगा। डन। तो आपने क्या करना है, Y588 रेफरल कोड लगाना है और उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्काउंट लेके आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ बाइलिंगुअल। ठीक है, और इसमें जो है लाइव क्लासेस होंगी, 1 से 4 बजे तक क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद जो है पेपर 1 पेपर 2 का ये पूरा कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइएगा, राइट। तो ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और मैं इन कमेंट्स को देखूंगा और डेफिनेटली जितना हो पाएगा रिप्लाई भी करूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।